नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मैं आपका सीएस अक्षय। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, वो भी सीए इंटर लॉ के बच्चों के लिए। सीए इंटर लॉ में अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूँ तो उसमें बच्चों को बहुत डिफ़िकल्टी आती है, बिकॉज़ उसकी लैंग्वेज थोड़ी डिफ़िकल्ट है। तो मैंने आपके लिए एक सॉल्यूशन लेके आया हूँ। सबसे पहले बात करूँ तो फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट के मैंने 5 वीडियो अपलोड किए, जिसमें टोटल मैंने 5 चैप्टर्स कवर किए। तो उसका पूरा वीडियो डिटेल में प्लस हैंड रिटन नोट्स एंड उसका चार्ट बुक मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है। अगर आपको नहीं मिला तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अब बात करेंगे पार्ट टू की। बच्चों, पार्ट टू की अगर मैं बात करूँ तो ये 30 मार्क का है, और मैं आपको कहूँगा कि सर, अगर जिसको सी ए इंटर लॉ में फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना है तो क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, तो मैं आपको इस 3 चैप्टर में ऐसी गारंटी है कि 30 मार्क तो मिलने ही वाले हैं आपको, क्योंकि 30 मार्क का पार्ट टू है। तो अब इसको करना कैसे है, डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है तो कैसे किया जाए। तो आज मैं आपको एक थोड़ा-सा बताऊँगा कि ये अभी मैंने एक सीरीज़ कैसे करने वाला हूँ, वीडियोज़ कैसे अपलोड होने वाले। तो अभी आज के बाद आपको डेली बेसिस पे इसके वीडियोज़ अपलोड होंगे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसे आज मैं एक वीडियो अपलोड कर दूँगा, कल अपलोड कर दूँगा, देन ऐसे कंटिन्यूअसली पार्ट बी के मैं पूरे तीनों चैप्टर्स का वीडियो अपलोड कर दूँगा। एंड लगा तो बीच में सैटरडे या संडे को अपन एक 2 या 3 घंटे का लाइव बैच लेंगे, जिसमें पूरा रिवाइज़ कर देंगे पार्ट बी। तो वैसा मैंने प्लान किया है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट कर दीजिए, आपकी कोई सोच है तो वैसे बता दीजिए, या आपका कोई डाउट्स है तो बता देना। अब मैं पढ़ाऊँगा कैसे? तो सबसे पहले फर्स्ट ये 4 बुक मैंने आपके पास दी है पार्ट 2 की। तो ये पार्ट 2 बेसिकली अदर लॉस। तो इसमें जो पहला चैप्टर है, जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897, इससे अपन शुरुआत करने वाले हैं। अब ये पढ़ना कैसे? बच्चों को डिफ़िकल्टी आती है, समझ नहीं आता है सर एग्ज़ाम में, क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत डिफ़िकल्ट आते हैं। तो मैं आपको एक सॉल्यूशन बताता हूँ। देखिए, मैंने इसके लिए हैंड रिटन नोट्स बनाए आपके लिए। जैसे पार्ट 2 अदर लॉस, जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। अब देखिए, ये पढ़ना क्यों है, कैसे पढ़ना, मैं आपको बहुत सिस्टमैटिक बताता हूँ। इस पार्ट को अंडरस्टैंड कैसे करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट इंट्रोडक्शन को पार्ट को बहुत अच्छे से समझिए कि सर ये जनरल क्लॉज एक्ट किसके लिए एप्लीकेबल हो सकता है। तो इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इसमें एमसीक्यू भी बढ़ सकता है, प्लस आपका आंसर राइटिंग भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो मैंने इसके 5-6 पॉइंट्स बनाए, आंसर के बेसिस पे मैं पॉइंट्स बनाए। तो अगर आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है तो आपके पास ये पॉइंट्स रेडी है, अलग से नोट्स निकालने की ज़रूरत नहीं है आपको। जैसे फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे बताया इंट्रोडक्शन में कि ये जनरल क्लॉज एक्ट 1897 कब इम्प्लीमेंट किया, तो 11 मार्च 1897 को इसको इम्प्लीमेंट किया। फिर सेकंड क्वेश्चन आता है कि सर ये एप्लीकेबल किसको होगा, ये क्यों पढ़ना चाहिए चैप्टर। देखिए बच्चों, इंडिया में जितने भी सेंट्रल लॉज है, इंडिया में जितने भी सेंट्रल लॉज एंड स्टेट लॉज है, उनको ये एप्लीकेबल होता है। सर सिर्फ लॉज के लिए एप्लीकेबल होता नहीं बच्चों, इसके साथ साथ जो रेगुलेशंस होंगे वो उसको भी एप्लीकेबल होगा। तो अभी एक्ट्स क्या होते हैं, रेगुलेशंस क्या होते हैं, ये अपन पढ़ने वाले डिटेल में। तो पहले दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि ये जनरल क्लॉज एक्ट किसको एप्लीकेबल होता है। तो इंडिया में जितने भी सेंट्रल लॉज है एंड जितने भी स्टेट लॉज है एंड रेगुलेशंस है, उनको ये एप्लीकेबल हो जाएगा। अब बच्चों, कोई एक वर्ड है जो डिफाइन नहीं किया एक्ट के अंडर। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, इंडिया में एक एक्ट पास किया है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, जिसमें आप समझिए कि सर इंसॉल्वेंसी का मीनिंग एक्सप्लेन नहीं किया। तो अगर कहीं पे ऐसे लॉ है जहाँ पे आपका मीनिंग एक्सप्लेन नहीं किया उस वर्ड का, तो ऐसे समय पे आप जनरल क्लॉज एक्ट को रेफर कर सकते हैं। तो आपको मीनिंग समझ आएगा कि कोई एक्ट आप पढ़ रहे हो, उस एक्ट में पढ़ते समय आपको समझा कि यार इस एक्ट का ये जो वर्ड है इसका मीनिंग समझ नहीं आ रहा है, और इस मीनिंग का कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है। तो इस केस में फिर आप इस एक्ट को फॉलो कर सकते हैं। इसलिए इस एक्ट का नाम क्या दिया है, जनरल क्लॉज एक्ट 1897। जनरल मतलब जहाँ पे आपको कई वर्ड्स नहीं समझ आ रहे, जहाँ पे दिक्कत है, उसका मीनिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये देखिए, मैंने लिखा है वर्ड इज नॉट डिफाइंड इन द स्पेसिफिक एक्ट। तो यार बच्चों, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में? कोई ऐसे लॉज हो सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करने के पहले होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब किया था अपन ने? 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया था। इफेक्टिव तब से हुआ था। तो उसके पहले अभी जितने भी लॉज थे एंड उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जितने भी लॉज में, उसमें अगर कन्फ्यूजन है, कॉन्फ्लिक्ट है, समझ नहीं आ रहा है, तो ऐसे केस में आप इस एक्ट को क्या कर सकते हो, रेफर कर सकते हो बच्चों। ये एक्ट उसी के लिए किया जाएगा। तो आपको समझ आएगा बच्चों चैप्टर क्यों पढ़ना है। तो सबसे पहले कोई भी चैप्टर पढ़ने के पहले अगर आपको डिफिकल्ट लगता है तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उस चैप्टर का इंटेंशन क्या है। तो ये चैप्टर का मैं फर्स्ट पार्ट आपको सिर्फ बताऊंगा ओवरव्यू कि 3 चैप्टर कितने ईजी है। बहुत ईजी है। 30 मार्क तो मैं आपको बताऊंगा, ये 30 मार्क प्लस एमसीक्यू, पास ही हो जाओगे। तो मुझे एक बात बताना, अगर किसी ने आपको पूछा इसके पहले, अगर आपने
पता नहीं आपने ऐसी पढ़ाई की होगी नहीं की होगी। अगर इसके पहले अगर आपने किसी को क्वेश्चन किया होगा कि बता नहीं आपको थर्ड चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर है ना जनरल क्लॉज एक्ट फर्स्ट चैप्टर है पार्ट 2 का, वो बताओ उसका मीनिंग क्या इंटेंशन क्या है, कोई बता ही नहीं पाएगा। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अपनी पढ़ाई ऐसी कीजिए आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। कितने ईजी मुझे बताइए। जनरल क्लॉज एक्ट 1897 एप्लीकेबल हुआ 11 मार्च को। उसका मेन पर्पस क्या है कि कोई वर्ड अगर स्पेसिफिक एक्ट के अंडर डिफाइन नहीं है तो इस एक्ट की किताब खोलिए, इस एक्ट में देखिए, ये वर्ड का मीनिंग आपको मिल जाएगा। ये इसका सिंपल मीनिंग है। अगर आपको कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन पास होने के पहले कोई एक्ट से, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद कोई लॉ है, उन दोनों के बीच में कोई कन्फ्यूजन है, तो वो आप इस एक्ट के अंडर देख सकते हैं। सर ऐसा भी कह सकते हैं कि सर ये किसके लिए एप्लीकेबल है, तो इंडिया में जितने भी लॉ है रेगुलेशन है जो सेंट्रल के है स्टेट के है, वहाँ पे अगर कोई डेफिनेशन नहीं मिलता या कोई वर्ड का मीनिंग नहीं मिलता, आप इसके अंदर आ सकते हो, ये किताब ओपन कर सकते हो। जनरल क्लॉज एक्ट इज़ नथिंग बट द एक बुक है जो बुक के अंदर उसके मीनिंग्स है जो आपको देखना है। जैसे अपन गूगल पर सर्च करते हैं ना, कोई आपको जीवन में कोई दिक्कत आती है, समस्या आती है कि समझ नहीं आता है इस वर्ड का मीनिंग क्या है, तो ऐसे जगह पे आप क्या करते हो, फिर गूगल करते हो। वैसे ही ये गूगल है, इट्स नथिंग बट दैट कि एक दूसरा एक्ट है जिसके अंदर जनरल वर्ड्स की मीनिंग बताया गया। सर अगर ऐसा हो सकता है क्या स्पेसिफिक एक्ट के अंदर उसका मीनिंग दिया है बट जनरल क्लॉज एक्ट के अंदर भी मीनिंग दिया है, तो ऐसे टाइम पे आपको स्पेसिफिक एक्ट को ही फॉलो करना है। ये ध्यान समझ गए आप, ये किताब में नहीं लिखा, ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मुझे इस एक्ट को कब देखना पड़ेगा, इसकी किताब कब खोलनी पड़ेगी। जब कोई स्पेसिफिक एक्ट के अंडर कोई वर्ड को डिफाइन नहीं किया, तब जाके मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि जनरल क्लॉज एक्ट के अंडर उस वर्ड को कैसे डिफाइन किया है। ये आपको समझना पड़ेगा, तभी आपको देखना। अगर कई ऑलरेडी किसी लॉ में एक्सप्लेन किया तो यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है आपको इस लॉ के अंदर। आप इसमें केस लॉ का रेफरेंस भी दे सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक केस लॉ हुआ था, कौन सा सर, ये रायप्पन वर्सेस माधवी अम्मा, रायप्पन वर्सेस माधवी अम्मा। इसमें क्या बोला था कि सर अगर कोर्ट किसी लिक्विडेटर को या कोर्ट किसी रिसीवर को, लिक्विडेटर मतलब जो इंसॉल्वेंसी के प्रोसेस में कंपनी के एसेट बेच के पैसा वापस लेके आता है, तो कोर्ट हैज़ द पावर टू अपॉइंट द लिक्विडेटर। तो सर अगर वहां पे लिखा है कि कोर्ट अपॉइंट द लिक्विडेटर, इसका इम्प्लाइड मीनिंग ये होगा कि कोर्ट उसको निकाल भी सकता है। सो देयर नो नीड टू एक्सप्लेन, और इन स्पेशल केसेस की एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि वहां पे लिखना पड़ेगा कि कोर्ट निकाल भी सकता है, नहीं, इट्स अजम्पशन। ये आपको समझना पड़ेगा, अगर कोर्ट के पास पावर दी है तो उसको अपॉइंट करने की, तो वो निकाल भी सकता है। तो आपको समझ रहा है, मैंने सिर्फ आपको एक टॉपिक पढ़ा है, सिर्फ एक कंसेप्ट इसके अंदर। मुझे बताइए पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा कि चैप्टर पढ़ना क्यों है। समझ रहे हो आपको, तो मेरे आप आंखें बंद कर लीजिए और मेरा चैप्टर ये वीडियो देखने के बाद और सिर्फ 5-6 पॉइंट्स याद कर लेना जनरल क्लॉज के एक्ट के बारे में। अब मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आप पेज पे 5 पॉइंट लिख पाओगे। ये होता पढ़ाई, ये होता है कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ये होता है अंडरस्टैंड करना चैप्टर को, क्यों पढ़ना चाहते हो, ये पहले सीखना पड़ेगा आपको। सिर्फ मुझे सिलेबस खत्म करना, सी इंटर लॉ में पास होना नहीं बच्चों। जब भी एग्जाम में बैठूंगा मेरे दिमाग में एक एक पॉइंट आना चाहिए। 11 मार्च 1897 applicable to all acts, central acts and state regulations and act. If any word is not defined in the specific act, then it is applicable. If there is a conflict between pre-constitutional and post-constitutional laws, then it is applicable. Case law आप बता सकते हो, रायप्पन वर्सेस अम्मा देवी, या अम्मा भी बोल सकते हो उसको। If court has power to appoint the receiver, it means that court also have power to remove the receiver. कितना इजी मुझे बताइए। ये हुआ अपना इंट्रोडक्शन, ये हुआ अंडरस्टैंडिंग चैप्टर के बारे में। तो आज से ये वीडियो अपलोड होने वाले, ये सीरीज़ अपलोड होने वाली है, ये हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलने वाले। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि हैंड रिटन नोट्स को ही आप प्रेफरेंस दीजिए। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स के साथ एक्सप्लेनेशन चाहिए तो बाजू में मेरी चार्ट बुक भी है, तो इसी के बाजू में आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, यही आपको चार्ट बुक मिलेगी। तो अब ये सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है पार्ट 2 की। तो आपके दोस्तों को इन्फॉर्म कर दीजिए, सभी दोस्तों को, आपके जितने भी दोस्त हैं, कि सर मंडे टू फ्राइडे में डेली बेसिस पे इसके वीडियोस आएंगे, शॉर्ट में वीडियोस आएंगे, पूरे चैप्टर्स ख़त्म कर देंगे पॉइंट्स के साथ। एंड संडे को बीच में अपन एक यूट्यूब लाइव लेंगे जिसमें 2 घंटे का बैच लेंगे, जिसमें पूरा अपन रिवाइज़ कर देंगे आपके साथ। अगर आपको पसंद लगे, आपके कोई डाउट्स है तो आप कमेंट कर दीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मेंशन किया है, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कीजिए हैंड रिटन नोट्स एंड बाकी डाउट्स के लिए।
तो अपन ये पार्ट 2 ख़त्म करने वाले हैं इस 15 दिन में, और टारगेट है 30 मार्क लाने का, एंड वो भी ईजी लैंग्वेज में। इसके सब नोट्स मिलेंगे आपको, तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके साथ हूँ। और खुद मैं क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी के साथ साथ मेरे पास बहुत सारे क्वालिफिकेशन है, इवन MBA से लेके बहुत सारे। तो आप टेंशन मत लीजिए, इसको कैसे पढ़ना है मैं आपको बताऊँगा, इसकी टेक्निक। तो मिलेंगे इस सीरीज़ के साथ। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।